Good morning, Good sir. morning, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग एन फैक्टर और उनका एप्लीकेशन देख रहे थे। कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। फोर्टी ml N/10 HCl and 60 ml N/20 KOH are mixed together अब आपको निकालना है कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ एसिड और बेस लेफ्ट। एसिड बेस दोनों मिक्स करेंगे, उनकी रिएक्शन होगी। ऑल्सो कैलकुलेट, इस बार सोल्ट भी ले लेते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ salt formed in the solution। इस क्वेश्चन को आप मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, क्योंकि एसिड है उसका एन फैक्टर 1 है और बेस है उसका एन फैक्टर भी 1 है, क्योंकि एक OH आयन देगा, एसिड भी एक H आयन देगा। इक्विवेलेंट क्या होते हैं? मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। जब एन फैक्टर 1 होता है तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सब्सटेंस हो जाते हैं। मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिलीमोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। जब एन फैक्टर 1 हो जाता है तो मिलीमोल ऑफ सब्सटेंस एंड मिली इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस भी बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे HCl KOH दोनों का एन फैक्टर 1 है, तो इनके जितने मिलीमोल होंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। Millimole and milliequivalents become equal when n factor is equal to 1 for a particular substance in a particular reaction। मोल कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट दोनों से करते हैं क्वेश्चन। मेथड 1 पहले मोल कॉन्सेप्ट से करते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट से बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? HCl प्लस KOH, पोटासियम क्लोराइड सोल्ट हो जाएगा और H2। ये ऑटोमेटिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि कोफिशिएंट सब जगह 1 तो होते ही। अब नॉर्मलिटी इतनी है तो मोलरिटी भी इतनी होगी, नॉर्मलिटी इतनी है तो मोलरिटी भी इतनी होगी, तो ये m/10 होगा और ये m/20 ही होगा। 1/10 है नॉर्मलिटी, 1/10 ही मोलरिटी होगी HCl की। 1/20 है नॉर्मलिटी KOH की, 1/20 ही मोलरिटी होगी। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कितने HCl के। 1/10 मल्टीप्लाइड विद 40 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितने हो गए स्टार्टिंग में? नॉर्मलिटी 1 है और वॉल्यूम इन ml 40 है, तो 4 मिली इक्विवेलेंट HCl के हो गए, तो 4 ही मिली मोल हो जाएंगे। हम कैलकुलेट करते हैं
मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH बेस स्टार्टिंग में कितने लिए, नॉर्मलिटी 1/20 है, वॉल्यूम इन ml इतना है, तो 3 मिली इक्विवेलेंट हो गए, तो 3 ही मिलीमोल हो गए। मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करते हैं, T = 0 पे कितने हैं, इसके 4 मिलीमोल है और इसके 3 मिलीमोल्स हैं, प्रोडक्ट बनता नहीं है, सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है 60 ml 40 ml, तो फाइनल सॉल्यूशन 100 ml हो जाएगा। 60 ml एक सॉल्यूशन है, 40 ml दूसरा, तो फाइनल मिक्सिंग के बाद सॉल्यूशन 100 ml हो जाएगा। H2 के नीचे हाइफन लगा देता हूं क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर आगे अच्छे बच्चे वो होते हैं जो आगे लिखते रहते हैं, मैं मोल ले रहा हूं या मिली मोल ले रहा हूं, वो आगे हरदम लिखता रहूंगा। दिस इज गुड हैबिट, ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं। अब मोल कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, दोनों रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन है, तो 3 लाइनर अप्रोच मोल मोल रिलेशनशिप किसी से भी कर सकते हैं। मान लो 3 लाइनर अप्रोच से हम लोग कर लेते हैं। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप हरदम इरिवर्सिबल लेकर चलें। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो वैसे इरिवर्सिबल होती ही है, लेकर चलने की जरूरत नहीं। तो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, इनिशियल मिलीमोल डिवाइड बाय 1, इनिशियल मिलीमोल डिवाइड बाय उसका कोफिशिएंट, ये 4 ये 3, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। बहुत ही आसान चीजें। इसको मैं x मिलीमोल जाएंगे तो इसके भी x जाएंगे, कोफिशिएंट 1 और 1 तो x और x, इसके 0 थे तो x मिलीमोल बन जाएंगे, सब मिलीमोल्स लिख रहा हूं मैं। अब लिमिट तीसरा काम क्या होता है थर्ड लाइन लिखने के लिए, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके मोल मिलीमोल इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट सब 0 पुट कर दो, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट खल्लास हो जाता है एंड ऑफ रिएक्शन पे। x की वैल्यू 3 मिलीमोल आ गई, तो ये तो 0 हो गया, 4 - 3 1 बच गया, और यानी कि एसिड बच गया, तो लास्ट में कौन बचा, एसिड लेफ्ट, बेस तो बचा ही नहीं। x की वैल्यू 3 है, तो KCl जो सोल्ट है उसके 3 मिलीमोल फाइनली प्रेजेंट है। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 60 + 40 100 ml है, तो फाइनल सॉल्यूशन में मोलरिटी ऑफ सोल्ट पूछा है, KCl की मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी बराबर होगी क्योंकि KCl का भी एन फैक्टर 1 है। खैर हम मिलीमोल में बात कर रहे हैं, तो HCl की नॉर्मलिटी निकालनी है और HCl की ही KCl की नॉर्मलिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। हम मोलरिटी निकाल लेते हैं, वही नॉर्मलिटी हो जाएगी। मोलरिटी ऑफ HCl एट द एंड ऑफ रिएक्शन, HCl की मोलरिटी क्या होगी, एक तो होता है मोल ऑफ HCl डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ HCl, दूसरा होता है मिलीमोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। मिलीमोल एक बचा फाइनली HCl का, और वॉल्यूम आपका 100 ml है, 60 + 40 100 ml है, तो ऊपर मिलीमोल लेंगे तो नीचे वॉल्यूम इन मिलीलीटर लेंगे तो भी मोलरिटी आ जाएगी। ये मिलीमोल HCl के हैं, वॉल्यूम भी HCl के सॉल्यूशन का है, HCl के HCl सब एक ही सॉल्यूशन में 100 ml में, तो ये 10⁻² मोलर HCl की मोलरिटी आ गई। एक HCl का तो H भी एक देगा, तो H की मोलरिटी भी यही आ जाएगी अगर कोई पूछे तो। फाइनल एसिड इज लेफ्ट, फाइनल सॉल्यूशन इज एसिडिक सॉल्यूशन। उसका पीएच भी निकाल सकते हो, पीएच क्या होता है जल्दी से बताओ, माइनस लॉग ऑफ मोलरिटी ऑफ H, ये पीएच, बस मोलरिटी ऑफ H आनी चाहिए। तो पीएच क्या हो गया, माइनस लॉग, लॉग कुछ भी नहीं है तो ये 10 बेस होता है कॉमन लॉग, ये हो गया 10⁻², तो पीएच हो गया 2, -2 पावर बाहर आ जाएगी, तो पीएच की वैल्यू 2 हो गई। पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 से कम है तो एसिडिक होता है, 7 से जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, तो 2 तो काफी एसिडिक हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl जो प्रेजेंट है तो अच्छा खासा एसिडिक होने के पूरे पूरे चांसेस है। खैर पीएच पूछा नहीं, KCl की मोलरिटी पूछी है, वही नॉर्मलिटी है क्योंकि एन फैक्टर 1 है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू, नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, जब एन फैक्टर 1 होगा तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी बराबर हो जाएंगे। तो कितने मोलरिटी निकालनी है, तो मिलीमोल्स ऑफ KCl इन फाइनल सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम, फिर
ऊपर मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट पुट कर रहे हो तो नीचे वॉल्यूम इन ml पुट करोगे, वो 100 ml आ गया। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मोलर फाइनल KCl सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। वही मोलरिटी होगी और यही वैल्यू नॉर्मेलिटी की भी होगी, क्योंकि n फैक्टर 1 है। n फैक्टर 1 है तो सोल्ट में टोटल कैटायनिक चार्ज +1, टोटल एनायनिक चार्ज +1, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में n फैक्टर यही होता है, तो इसका भी n फैक्टर 1 होगा। या फिर ऐसे देख लो, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, जिनके कोफिशिएंट बराबर उनका n फैक्टर भी बराबर। तो जो मोलरिटी है वही नॉर्मलिटी है तीनों की, किसी भी टाइम पे, बिगनिंग ऑफ रिएक्शन, एंड ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है, डन। जीरो 0.03 मोलर हो गया KCl की कॉन्सेंट्रेशन, और 0.01 मोलर हो गया HCl की कॉन्सेंट्रेशन जो एसिड लेफ्ट है। आप बोलोगे सर इसी क्वेश्चन को ना मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करना चाहता हूं, तो यहां तक तो हम आ गए थे। मिली इक्विवेलेंट 4 थे HCl के, और मिली इक्विवेलेंट 3 थे KOH के। अब मेथड 2 इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करते हैं। सभी ने नोट कर लिया बच्चों फर्स्ट मेथड मोल कॉन्सेप्ट वाला? हैव यू नोटेड इट डाउन? यस सर। यस सर। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करते हैं। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करते टाइम मुझे n फैक्टर की जरूरत है, कोफिशिएंट की जरूरत तो नहीं है। सोल्ट क्या बनेगा उसकी भी जरूरत है, H2 वगैरह लिखो या मत लिखो। एसिड के रूप में एक एचाइन देगा n फैक्टर 1, बेस के रूप में एक OH देगा n फैक्टर के 1, टोटल कैटायनिक चार्ज K+1 पे +1, Cl -1 के ऊपर टोटल है -1, तो n फैक्टर 1। क्योंकि इसका n फैक्टर इसलिए मैं निकाल रहा हूं क्योंकि इसकी नॉर्मलिटी पूछी है। अब देखो T = 0 पर इसके 4 मिली इक्विवेलेंट है, इसके 3 मिली इक्विवेलेंट है, इसके है ही नहीं, तो ये मिली इक्विवेलेंट लिखा हूं। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? सारे रिएक्टेंट में जिस रिएक्टेंट के मोल्स इक्विवेलेंट्स मिनिमम हो वो LR, या मिली इक्विवेलेंट, सभी के मिली इक्विवेलेंट देख रहे हो तो जिसके मिली इक्विवेलेंट्स मिनिमम हो वो LR। तो यहाँ पे 4 मिली इक्विवेलेंट है, यहाँ पे 3 है, तो कम वाला अपने आप लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, अपने आप एक्सेस। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बड़ा आसान है निकालना। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में इट इज इजी, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में इट इज इजी। 4 and 3, तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट पूरा रिएक्ट हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिएक्टेड, रिएक्टेड ध्यान रखना वर्ड, यहां पे मिस्टेक होती है, मैंने बताया। इक्विवेलेंट ऑफ KOH reacted is equal to equivalence of KCl produce। जब भी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रिलेशनशिप देखो तो n फैक्टर जरूर लिख लिया। किसी भी रिएक्शन का राजा LR होता है, ये LR है, तो इसके रिएक्टेड 3 है, तो 3 इनिशियल लिए थे वही रिएक्टेड, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जितना लेते हैं उतना इक्विवेलेंट, तो इसकी वैल्यू तो 3 मिली इक्विवेलेंट, यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट करो सब, ठीक है, 3 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट हो गए, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KCl प्रोड्यूस भी कितना आ गया? 3। यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिएक्टेड आया, ना कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्रेजेंट है, वो भी 3 आ गया। तो क्या निकल के आ गया? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl लेफ्ट अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, 4 मिली इक्विवेलेंट थे, 3 रिएक्ट हो गए, तो बचा 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ KCl प्रेजेंट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, लेफ्ट और प्रेजेंट हो गए। फाइनली 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें कितने प्रेजेंट है? 3। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। नॉर्मलिटी क्या होती है?
मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, या फिर मिलीमोल्स इक्विवेलेंट्स लिखना था मुझे। मिली इक्विवेलेंट्स लिखोगे मोल की बजाय सोल्यूट के, तो वॉल्यूम मिलीलीटर में लिखना है। वॉल्यूम फाइनल सॉल्यूशन का 100 ml है, 60 ml प्लस वॉल्यूम। तो बताओ HCl की नॉर्मलिटी कितनी आ गई? नॉर्मलिटी ऑफ HCl, उसके ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। 0.01 नॉर्मल आ गया, और मोलरिटी भी यही थी। नॉर्मलिटी ऑफ KCl इन फाइनल सॉल्यूशन, उसके ये फॉर्मूला लगाओ, मिली इक्विवेलेंट्स 3 हो गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम 100 ml है, तो ये हो गया 0.03 नॉर्मल, मोलरिटी भी यही थी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो मोल कॉन्सेप्ट से भी आपने क्वेश्चन किया, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी आपने क्वेश्चन किया। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे एन फैक्टर की जरूरत है और मोल कॉन्सेप्ट में कोफिशिएंट्स की जरूरत है। दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, पर यहाँ पे एक लाइन में हो जाता है, इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दैट। तीन तीन 3 लाइनर अप्रोच से 3 लाइन नहीं लिखनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ऑक्सैलिक एसिड, इसका इनफैक्टर 2 होता है। ये है ऑक्सैलिक एसिड का डाइहाइड्रेट। ऑक्सैलिक एसिड का भी इनफैक्टर एसिड के रूप में 2 है, क्योंकि 2 H आयन दे रहा है। और ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का भी इनफैक्टर 2 है, क्योंकि ये भी 2 H आयन दे रहा है। एसिड का इनफैक्टर मतलब कितने H आयन दे रहा है। क्वेश्चन लिखें, व्हाट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेटेड फॉर्म में is needed to completely neutralize। अब मैं मास वाली चीजों के ऊपर आ गया, इक्विवेलेंट निकालने का W/E वाला रिलेशन यूज करना चाहता हूं। N मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, वो तो खूब यूज कर लिया हमने। व्हाट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज नीडेड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 200 ml of centimolar NaOH solution। देखो ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करें आप डायरेक्टली। ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास होता है 90, इसमें 2 वाटर का 18 मल्टीप्लाइड टू 36 और ऐड कर दो, तो इसको हो गया 90 प्लस 36 यानी कि 126। जस्ट क्या करना है, बेस के बारे में NaOH के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ऑक्सैलिक एसिड के बारे में पूछा है, तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस रिएक्टेड। कंप्लीट रिएक्शन के लिए दोनों के इक्विवेलेंट बराबर करने हैं या दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर करने हैं, और तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं। रेस्ट एवरीथिंग इज सिंपल, रेस्ट एवरीथिंग इज सिंपल। टेल मी आंसर, टेल मी आंसर गाइस।
डू यूजिंग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से तो आप लोग कर लोगे, एन फैक्टर यूज करके इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करें। 126 ग्राम। कितना आंसर बच्चों? 126 है क्या? यस सर। ओके जी। एनी अदर आंसर? एनीवन एल्स गेटिंग? 63 ग्राम। कितना बच्चा? 63 ग्राम 2 ग्राम। सर, 63 ग्राम। 52। ओके ओके ओके। मधु आपका आंसर क्या है? स्नेहा, कोमल, साक्षी आपका आंसर बताओ। देखो बच्चों, H2C2O4.2H2O, अब जैसे ही सॉल्यूशन में रखेंगे तो 2H2O तो सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का हिस्सा हो जाएगा, ये पानी पानी में घुल जाएगा, जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो ये .2H2O तो M में तो काम आया, इक्विवेलेंट वेट में भी काम आएगा, लेकिन वैसे रिएक्शन में तो ऑक्सैलिक एसिड के 2 H आए थे, इधर के 2 H प्लस NaOH बनेगा क्या? H2C2O4 का 2 H आयन चला जाएगा तो ऑक्सलेट बन जाएगा, तो सोडियम का ऑक्सलेट बनेगा, प्लस H2O न्यूट्रलाइजेशन में और होता है, उसको छोड़ दो, इन प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है NaOH, इसका n फैक्टर 1 ले लो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करना, इसका n फैक्टर 2 ले लो क्योंकि 2 H आयन दे रहा है, NaOH एक है, n फैक्टर में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। एन फैक्टर में प्रॉब्लम नहीं है तो क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, और ये ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें 3-4 केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है। तो बताओ, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml से मिलीमोल्स ऑफ NaOH तो आ जाएंगे, कितने रिएक्ट हुए या कितने इनिशियल लिए, जो इनिशियल थे वो कंप्लीटली रिएक्ट हो गए, तो बात बराबर है, रिएक्टेड और इनिशियली टेकन। मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml से आ जाता है मिलीमोल्स, 2 मिलीमोल्स है, चूंकि n फैक्टर 1 है तो 2 ही मिली इक्विवेलेंट भी हो जाएंगे, तो इसके मैं मिलीमोल लिख लेता हूं, 2 मिलीमोल। अच्छी बात है, मिलीमोल मिली इक्विवेलेंट मोल इक्विवेलेंट निकाल लो बिगिनिंग में, अच्छी बात होती है, नहीं तो बाद में निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ऑक्सैलिक एसिड का मास पूछा है, इसका कितना मास है, तो क्या करेंगे हम, सीधी एक इक्वेशन बनानी है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ oxalic acid dihydrate reacted is equal to milli equivalent of NaOH reacted। n फैक्टर लिखने की आदत डाल लें, दिस इज ए गुड हैबिट। अब इसके मिली इक्विवेलेंट लिखने हैं तो एक तो मैं मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर से लिख दूं, क्योंकि मिलीमोल पहले कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, या फिर आप पूरा वैसे करो, मोलरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो मोलरिटी दे रखी है 0.01, मोलरिटी multiplied by n factor is normality, normality multiplied by volume in ml is equal to milli equivalents of NaOH। ये normality है पूरी, ये वॉल्यूम है, ये n है, ये वॉल्यूम इन ml है NaOH का, ये वही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा ऑन डूइंग द कैलकुलेशन, दिस इज नथिंग बट 2, पहले ही मिलीमोल 2 मिली इक्विवेलेंट भी 2 हम पहले ही बात कर चुके, पर डायरेक्टली जो डेटा दे रखा है उसको यूज कर रहा हूं। ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, तो इसका वेट पूछा है, तो कौन सा रिलेशन यूज करूंगा, W/E, और E क्या होगा इसका इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो इसका फॉर्मूला यूज करूंगा
वेट भी डाइहाइड्रेट का, इक्विवेलेंट वेट भी डाइहाइड्रेट का ही लेना है। 90 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये तो हो गए इक्विवेलेंट, W बाई ई से तो इक्विवेलेंट आते हैं, पर मुझे तो मिली इक्विवेलेंट लिखने हैं। 1000 का फैक्टर कितने बच्चों ने गलत किया बताना पक्का। तो वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हाइड्रेटेड कितना आ गया बच्चों, 2, उधर जाकर 126 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 1000 और हो जाएगा, ये ग्राम में आएगा। एंड दैट इज योर आंसर। व्हाट इज द आंसर गाइस? जीरो 0.126। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, कितने लोग बताओ, मैंने पहले ही बताई थी एक मिस्टेक करोगे, 1000 भूल जाओगे मिली इक्विवेलेंट लिखते टाइम। ये मिस्टेक की होगी आप लोगों ने, कई बच्चों ने की होगी, आई एम कंफर्म। मैं पहले बता देता हूं क्या क्या मिस्टेक करोगे। किसी ने दूसरी मिस्टेक की होगी, ये ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट में 90 बाई 2 ले लिया होगा। अरे जिसके मिली इक्विवेलेंट की बात कर रहे हो उसी के ही उसी का ही W, उसी का ही E लिखोगे। मिली इक्विवेलेंट निकालने के फॉर्मूला में वेट वाले से मिली इक्विवेलेंट निकाले जाएंगे, तो जिसके मिली इक्विवेलेंट उसी का ही वेट, उसी का इक्विवेलेंट वेट, तो 126 लोगे यहाँ पे, उसी का ही मोलिकुलर वेट, राइट? एनी कंफ्यूजन एनीवन? तो ये छोटी छोटी मिस्टेक ना करें बस। एक क्वेश्चन करते हैं, 2.505 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड डाइबेसिक एसिड, मैं उस लैंग्वेज में लिखता हूं जिस तरह की लैंग्वेज आती है। हाइड्रेटेड डाइबेसिक एसिड requires 35 ml of 1 नॉर्मल, या सिर्फ नॉर्मल लिखो, NaOH solution for complete न्यूट्रलाइजेशन। लाइजेशन में जेडे करो या ऐसे करो, बहुत स्पेलिंग आते हैं। अब कुछ हिंट दिया है क्वेश्चन में और, when 1.08 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड एसिड इज हीटेड, बताओ मोल कॉन्सेप्ट में हीट करते थे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फुल हो जाता था। इज हीटेड टू कांस्टेंट वेट, तब तक गर्म किया जब तक सारा पानी ना उड़ गया, उड़ने के बाद तो अब वेट चेंज नहीं होगा, हीटेड टू कांस्टेंट वेट। $0.72 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस acid is obtained. Calculate degree of hydration of dibasic acid. Ha, H2A, H3A। एक एचायन देगा बेसिसिटी 1, 2 एचायन देगा बेसिसिटी 2, 3 एचायन देगा बेसिसिटी 3। जैसे इसका एग्जांपल HCl, इसका एग्जांपल H2S, तो S-2 आ जाएगा, यहाँ A-2 आ जाएगा 2 एचायन। इसका एग्जांपल H3PO4, 3 एचायन तो PO4-3 आ जाएगा, तो ये 3 एचायन और A-3 देगा। जैसे ये 2 एचायन और एक S-2 देगा, वैसे ही
2 H आयन और A-2 देगा। जिस तरह एक H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, उसी तरह एक H पॉजिटिव और एक A-1 देगा जब एसिड के रूप में काम करेगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, लाइक दिस। तो डाइबेसिक एसिड मतलब ये हो गया जिसकी बेसिसिटी और एन फैक्टर 2 है, लाइक दिस, ये डाइबेसिक एसिड है। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, H2O H2A सॉरी H2A डॉट XH2O। ये X की वैल्यू ही पूछी है, यही होती है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। X की वैल्यू ही पूछी है, यही होती है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। ओके बच्चों, यही होती है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। जैसे H2C2O4 था और H2C2, ये 2 H आयन तो डाइबेसिक एसिड तो था ही, और क्या था, डॉट 2H2O। तो यहाँ पे X की वैल्यू 2 है, इसका M अगर 90 है तो इसका M कितना हो जाएगा, 90 प्लस 2 वाटर का 36, 90 प्लस 2 वाटर का 36। इस तरह मोलर मास में फर्क आ जाता है H2O की वजह से। तो एक आपका H2A है, एक आपका H2A डॉट XH2O है। इसका मोलर मास M ले लोगे तो इसका मोलर मास M डैश क्या हो जाएगा, M प्लस 18X, XH2O है, M प्लस 18X। डन। अब देखो हम सेकंड वाले स्टेटमेंट को पहले यूज करते हैं। 2 पॉइंट डाइबेसिक requires 35 ml of 0.1 normal NaOH solution for complete neutralization, हाइड्रेटेड डाइबेसिक। तो यहाँ पे हाइड्रेटेड डाइबेसिक एसिड बोला है, तो हम कौन सा लेंगे, H2A डॉट XH2O। इसका मोलर मास M प्लस 18X होगा। हाइड्रेटेड एसिड इधर भी बोला है, तो यहाँ पे भी H2A डॉट XH2O लेके चलेंगे, तो इसका मोलर मास भी जो अनहाइड्रस का मोलर मास है प्लस 18X होगा। ठीक है, डन। अब देखते हैं, पहले इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं। H2A जैसे ऑक्सैलिक एसिड था, डाइबेसिक है तो H2A बोलेंगे, डॉट XH2O को हीट किया, हीटिंग की, डेल्टा मतलब हीटिंग, तो सारा जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो उड़ जाएगा और अनहाइड्रस एसिड मिल जाएगा। बोल रखा है अनहाइड्रस एसिड इज ऑब्टेन्ड। इसका मास M है, तो इसका M डैश है, वो हो गया M प्लस 18X। इसका कितना ग्राम हीट किया, इतना ग्राम। इसका कितना ग्राम मिला, 0.72 ग्राम। एक H2A डॉट XH2O से एक ही H2A मिलेगा और X वाटर फुल हो जाएंगे। तो मैं मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकता हूं और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी कर सकता हूं। दोनों का एन फैक्टर 2 है, H2A डॉट XH2O का भी H2O का, तो दोनों के मोल भी बराबर होंगे क्योंकि दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे जो यहाँ पे हीट करेंगे और जो हीट होने के बाद एनहाइड्रस। या तो सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ एटम से आप देख सकते हो, जितने H2A डॉट XH2O हीट करेंगे उतने ही एनहाइड्रस H2A मिलेंगे, सीधी सीधी बात। तो हीटिंग वाली रिएक्शन के लिए मैं लगाऊं तो मोल ऑफ H2O लिख रहा हूं, H2A डॉट XH2O heated is equal to mole of anhydrous H2A obtained। मोल बराबर है, एन फैक्टर भी बराबर है, तो इक्विवेलेंट भी बराबर होंगे, जो यहाँ पे हीट हुए और जो यहाँ हीट होने के बाद मिला। इसका फॉर्मूला में W/M लगाऊंगा, इसका भी W/M, मोल निकालने के कई फॉर्मूलाज होते हैं। तो इसका मास कितना दे रखा है बच्चों,
1.01 ग्राम हीट किया, m कितना है इसका, m प्लस 18x है, m डैश है इसका, तो ये इसके मोल हो गए। मोल मोल रिलेशनशिप करोगे तो भी आएगा डिनोमिनेटर में 1 और 1 जो उनके कोफिशिएंट है, 1 लिखने की जरूरत नहीं। इसका वेट कितना है 0.72, यहां पे हो जाएगा m, डन, यहां पे हो जाएगा m। तो m और x में एक रिलेशन तो आ गया, m और x में एक रिलेशन तो आ गया, एक रिलेशन और आ जाए तो m और x की वैल्यू आ जाए, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। वेट लॉस कितना हुआ H2O की फॉर्म में, 1.01 माइनस 0.72 ग्राम लॉस हो गया, वो H2O फुल हो गया, उसकी वजह से है, XH2O की वजह से, ठीक है, उसको भी यूज कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। अब देखो पहली इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन से देखो, 2.50 हाइड्रेटेड एसिड रिक्वायर इतना ml ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अब देखते हैं दूसरी रिएक्शन, H2A x H2O रिएक्ट हुआ NaOH के साथ, तो जैसे सोडियम ऑक्सलेट वैसे ही Na2O बना लेगा। इसका एन फैक्टर 2 एचाइन दे रहा है 2, इसका एन फैक्टर 1 OH दे रहा है एसिड बेस में, तो 1। तो क्या लिखूंगा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कर लो या मोल कॉन्सेप्ट से करोगे तो ऐसे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी आपको, और क्या बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करोगे तो बैलेंसिंग मत करो। तो मान लो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, जब एन फैक्टर लिख लिया तो इसका वेट दे रखा है कितना 2.505 ग्राम, और इसका नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दे रखा है, इसका नॉर्मलिटी 1 नॉर्मल दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है 35 ml कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में, और इसका वेट दे रखा है 2.505, हाइड्रेटेड का वेट दे रखा है। तो क्या करूंगा मैं, इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट कर लो, जो भी है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रेटेड एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH रिएक्टेड, एन फैक्टर 2 और एन फैक्टर 1। सोल्ट के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं ना, दे रखा है, तो हम उसके इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट इक्वेट नहीं करेंगे। तो इसके लिए W दे रखा है, तो फॉर्मूला लगाऊंगा W डिवाइडेड बाई E। E क्या होगा, M बाई M, M कितना हो गया, M डैश हो गया, डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया E, पर मिली है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, उसकी नॉर्मलिटी और उसका वॉल्यूम इन ml 2। अब खेल खत्म, पैसा हजम, 2 ले जाओ ऊपर, तो 2 यहां से हटा देता हूं मैं। आप तो कुछ मत करो, m प्लस 18x को डायरेक्टली ये इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में यहाँ पे चिपका दो, m आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट करोगे तो x आ जाएगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, x की वैल्यू ऑन डूइंग द कैलकुलेशन आपकी 2 आनी चाहिए, कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन ज्यादा है थोड़ी इस क्वेश्चन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इसमें हमने वो हीटिंग करने पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो जाता है, उसकी वजह से वेट लॉस हो जाता है, वो फंडा भी यूज कर लिया मोल कॉन्सेप्ट का, और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का, एसिड बेस टाइट्रेशन का फंडा भी यूज कर लिया। दैट मेक्स दिस क्वेश्चन ए गुड क्वेश्चन, राइट। दो एक थर्मल डिकम्पोजिशन वाली इक्वेशन रिएक्शन हो गई, दूसरी आपकी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन वाली हो गई, दोनों हम लोगों ने देखा। यू कैन यूज बोथ ऑफ दीज, यू कैन यूज बोथ ऑफ दीज। तो बस एन फैक्टर आना चाहिए, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करना चाहो तो। अब क्वेश्चन करते टाइम आपको कहीं पे मोल मोल रिलेशनशिप से बात बन रही है तो अच्छी बात है, एन फैक्टर में जरा भी कंफ्यूजन है, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में एन फैक्टर में कंफ्यूजन है, तो आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दैट इक्वेट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यू विल बी वेरी कन्वीनियंटली एबल टू डू क्वेश्चंस। मोल कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट दोनों का मिक्स फंडा यूज करो, आप समझदार स्टूडेंट कहलाओगे, राइट।
आप ऐसा भी कर सकते हो, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं। यहां पर मैं एक सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन, उसमें इसका 10.6 ग्राम डिजोल हो रखा है और NaHCO3 का 8.4 ग्राम डिजोल हो रखा है। इसको मैं टाइट्रेट कर रहा हूं H2SO4 के साथ और ये 0.5 मोलर सॉल्यूशन है। केस 1, क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ aqueous sulfuric acid solution is required for neutralization if we use methyl orange as an indicator, and second, if we use phenolphthalein as an indicator. ये क्वेश्चन, ये भी बेस है और ये भी बेस है, दोनों ही रिएक्ट करेंगे। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन दोनों के दोनों कार्बोनिक एसिड तक जाते हैं। कब? जब मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज होता है। जब फिनोल्फथलीन एज एन इंडिकेटर यूज होता है तो कार्बोनेट सिर्फ बाइकार्बोनेट तक जाता है और बाइकार्बोनेट का कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो इनके मोल निकाल लें आप, 100 ml सॉल्यूशन में कितने कितने मोल हैं। अच्छी आदत है, मोल इक्विवेलेंट मिलीमोल मिली इक्विवेलेंट जितना जल्दी निकालेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में मोल मोल रिलेशनशिप में मोल और मिलीमोल की जरूरत पड़ती है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रिलेशनशिप के लिए इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ती है, तो उनकी तो जरूरत पड़नी है तो पहले ही निकाल लो समझदार लोग। इसका मोलर मास है वो 106 है, आसान कैलकुलेशन दी है मैंने जानबूझ के। इसका मोलर मास आपका 84 है, 60, हाँ 23 + 1, हाँ 84 हो गया, ठीक है। तो मोल ऑफ Na2CO3 बहुत ही आसान है, 10.6 डिवाइड W/M लगाओ तो 0.1 मोल आ गए। मोल ऑफ NaHCO3 रिएक्शन में रेडी फॉर रिएक्शन। दोनों बार फ्रेश सॉल्यूशन लिया है मैंने, पहले मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्शन करवाया तो भी यही सॉल्यूशन लिया, इतना ही। ऐसा कैसा सॉल्यूशन, इंडिकेटर फिनोल्फथलीन लेते हुए भी लिया, फ्रेश सॉल्यूशन लिया दोनों केस में, दोनों केस में फ्रेश सॉल्यूशन लिया है, ध्यान रखें। तो ये कितना हो गया, 8.4 डिवाइड बाई 84, 0.1 मोल इसके हो गए स्टार्टिंग। वुड यू प्लीज ट्राई इट आउट एंड टेल मी आंसर। दोनों में आंसर बताएं, वॉल्यूम ऑफ HCl दोनों केस में क्या क्या होगा। एनीवन प्लीज। यही क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, यही क्वेश्चन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की आदत डालें क्योंकि अनफैक्टर सीख चुके हैं। अब हमें ध्यान है, मैं बात करता हूं पहले इसका 0.1 0.1 है, डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, उसका 0.5 मोलर है। नोटेड इट डाउन गाइस। मैं फर्स्ट केस लिखता हूं, यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। तो क्या होगा, Na2CO3 कहां तक चला जाएगा मुझे बताओ, कार्बोनिक एसिड तक चला जाएगा भाई साहब। तो
Na2SO4 प्लस H2CO3। ये कार्बोनेट आयन 2 H आयन लिया, या बैलेंस भी है ये, तो ये 2 H आयन होगा, बैलेंस ऑटोमेटिकली है, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा, और H2SO4 का तो एन फैक्टर 2 है ही, जब वो दोनों H आयन देगा, इसमें दो रहेंगे। और दूसरी रिएक्शन बाइकार्बोनेट भी जो है ना, वो भी कार्बोनिक एसिड तक जाता है। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट दोनों के दोनों मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड तक जाते हैं। इसका एन फैक्टर 1 और इसका एन फैक्टर 2 होता है ना। डायरेक्टली यूज कर लो, या फिर मैं इक्वेशन ही लिख देता हूं नए सिरे से। तो H2SO4, तो इसके बैलेंस करोगे तो ये आएगा Na2SO4 प्लस H2CO3, 2H2CO3। तो यहाँ पे 2 H आयन दे रहा है, तो एन फैक्टर यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर 1 H आयन ले रहा है, तो एन फैक्टर यहाँ पे इसका 1 है। अब मोल कॉन्सेप्ट से करना चाहो तो मोल कॉन्सेप्ट से कर ही सकते हो, वो तो क्या बताऊं मैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। एसिड एक है लेकिन बेस 2 है, लेकिन दोनों में जो कॉमन एसिड है उसका एन फैक्टर बराबर है। जब ऐसा हो, एक एसिड कई बेस के साथ कई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करे और सभी रिएक्शन में एसिड का एन फैक्टर एक समान हो, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ कॉमन एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस 1 in reaction 1, milliequivalent of base 2 in reaction 2। अगर इसका एन फैक्टर दोनों रिएक्शन में कॉमन है तो ऐसा लिख सकते हो। एन फैक्टर सबका हर रिएक्शन में इंडिविजुअली आपको पता है। अगर इसका एन फैक्टर कॉमन नहीं है तो आप अलग अलग रिएक्शन को करें, दोनों रिएक्शन को एक साथ जैसे मैंने लिखा है एक इक्वेशन में सोल्व करने की कोशिश ना करें। मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 reacted is equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 reacted in first reaction। मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्टेड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेड इन सेकंड रिएक्शन। दो इक्वेशन बनाए, उसमें मिली इक्विवेलेंट बराबर करें, इसमें भी करें। एन फैक्टर बराबर नहीं है तो एन फैक्टर बराबर है तो ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर तो एक ही एन फैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मुझे पता है Na2CO3 के कितने हैं, 0.1 मिलीमोल है ना, नहीं मोल है, मोल है, तो मैं मोल में बात कर लेता हूँ, सब जगह इक्विवेलेंट में बात कर लेता हूँ, क्यों मिली इक्विवेलेंट में बात करूं, मोल है। तो इसके 0.1 मोल है एन फैक्टर 2, इसके 0.1 मोल है एन फैक्टर 1। इसका इक्विवेलेंट निकालने का कौन सा तरीका ढूंढूंगा, मोलरिटी दे रखी है 0.5 मोलर, तो मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, ये नॉर्मलिटी हो गया। वॉल्यूम इन लीटर आएगा, वॉल्यूम इन लीटर आएगा, तब इक्विवेलेंट आएंगे। मिलीलीटर में लिखते तो ये आता। अब कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है, 0.2 0.1 0.3 आ गया ये, और ये हो गया V in liter is equal to 0.3। तो H2SO4 का 0.3 लीटर यानी कि 300 ml solution is required using phenolphthalein as an indicator, using methyl orange as an indicator, right? कोई confusion बच्चों? Any confusion, anyone able to understand? चंचल समझ में आया बेटा? Yes. Are you able to understand or not? Speak loudly. Okay. दिशा, Yes, हम sir. इंप्रेशन दे दें तो भी चलेगा, ठीक है। प्रियांशु, ठीक है, तो बस इतना पता होना चाहिए, मिथाइल ऑरेंज में कार्बोनेट का भी एन फैक्टर 2, एक कार्बोनेट आयन का, एक बाइकार्बोनेट आयन का भी एन फैक्टर 1। बस दोनों रिएक्ट करते हैं, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, बस दोनों कार्बोनिक एसिड में जाते हैं, तो कार्बोनेट 2 H आयन एन फैक्टर, बाइकार्बोनेट को 1 H आयन, कार्बोनिक को एन फैक्टर 1। सीधी बात, सिंपल। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड,
using phenolphthalein as an indicator। तो इस बार क्या होगा, कार्बोनेट तो रिएक्ट होगा H2SO4, लेकिन ये कार्बोनेट कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, बाइकार्बोनेट तक जाएगा बस। और जो बाइकार्बोनेट है वो H2SO4 के साथ कुछ कुछ करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसकी तो रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ एक ही बेस रिएक्ट करेगा, ये सोडियम कार्बोनेट। और इसका इनफैक्टर क्या होगा, इसका इनफैक्टर क्या होगा, एक एचाइन कार्बोनेट ने लिया तो इसका इनफैक्टर 1 है। वैसे भी देख लो, यहाँ 2 मॉलिक्यूल बेस के 2 एचाइन कंज्यूम कर रहा है, तो पर मॉलिक्यूल 1 एचाइन, कैसे भी देख लो तो भी इनफैक्टर 1 आ जाएगा आपका। डन। तो अब इस बार बस एक बेस रिएक्ट किया H2SO4 के साथ, तो मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करता हूं। इक्विवेलेंट ऑफ बेस 1 रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्टेड। इसका भी एन फैक्टर 2 है और इसका एन फैक्टर 1 है। हम जानते हैं कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट ज्यादा है। बताओ सोडियम कार्बोनेट का कितना था, 0.1 था ना इक्विवेलेंट। तो मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट। इसकी मोलरिटी 0.5 है, एन फैक्टर 2 कर देंगे तो नॉर्मलिटी हो गया, वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट में वॉल्यूम इन लीटर होता है। ये कितना हो गया, वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 0.1 लीटर, यानी कि 100 ml आपका आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 100 ml है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 300 ml है, क्योंकि उसमें NaCO3 और Na2CO3 को भी ज्यादा एसिड चाहिए, क्योंकि एक एचाइन से SCO3-1 में वहां 2 एचाइन लिया, ज्यादा एसिड कंज्यूम किया, तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 में गया। तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट दोनों को ही ज्यादा एचाइन चाहिए मिथाइल ऑरेंज के केस में, क्योंकि H2CO3 तक जाना है दोनों। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखें जो मैंने बताया है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट फिनोक्थलीन और मिथाइल ऑरेंज में कितने हद तक रिएक्शन करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं कुछ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल कर लिए हम लोगों ने। मैं कुछ रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल लेता हूं। एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का हम रिवीजन भी करेंगे, पर इतना एन फैक्टर आपको आता है कि आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कर पाए रिडॉक्स रिएक्शन से। मोर सोल्ट क्या होता है बच्चों, FeSO4 अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। इसकी रिएक्शन अगर मैं KMnO4 K2Cr2O7 को एसिडिफाइड मीडियम में H2SO4 एसिडिक मीडियम बनाने के लिए करते हैं, तो बताओ ये जो इसका एन फैक्टर क्या होगा, जल्दी से बोलो मोर सोल्ट का। 1 सिर्फ Fe+2 है, यहाँ पर Fe+3 में जाएगा, एन फैक्टर 1 रहेगा। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना रहता है, 5 होता है, सबको याद है बस। अब मैं प्रोडक्ट, ये Mn+2 में चला जाएगा, ये Fe+2 Fe+3 में चला जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड है तो फेरिक सल्फेट बन जाएगा ना, फेरिक सल्फेट बन जाएगा। अमोनियम सल्फेट यो का यो रहेगा, K2SO4 प्रोडक्ट लिखोगे तो क्या क्या बन जाएंगे, K2SO4 फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बन जाएगा, Fe+3 वाला हो गया। यहाँ पे Fe+2, इसमें एक आयरन है, +2 से +3, तभी तो एन फैक्टर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके 1 हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड है तो सबके सल्फेट बना दे, यहाँ पोटासियम है तो पोटासियम का भी सल्फेट बना दे, अगर पूरी रिएक्शन लिखना चाहते हो तो। ठीक है, दैट्स ऑल। H2 वगैरह तो कोई बैलेंस कर लेगा, उसको छोड़ दो। और Mn भी +2 में जाएगा तो Mn का भी सल्फेट बना दे, Mn+2 +7 से गया तो एन फैक्टर 5। ये ऑक्सीडेंट है और ये मोर सोल्ट रिडक्टेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर यूज करवाना चाहता हूं बस में, ज्यादा कुछ नहीं। हाउ मेनी, जल्दी से बताना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मोहर सोल्ट required
to oxidize, to completely oxidize itself per mole मतलब 1 मोल per mole of acidified potassium permanganate, per mole of potassium permanganate in acidic solution. KMnO4 का 1 मोल दे दिया, पर मोल का मतलब 1 मोल लेके चलना है ना, पर मोल दे दिया इसका, और मोर सोल्ट का मोल पूछा है, तो रेड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछा है, मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मोल पूछा है, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर, मुझे तुरंत चमक जाना चाहिए कि मुझे यूज करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, जिसका दे रखा है, जिसका पूछा है उनके इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट। मैं इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखना चाहता, सिर्फ इतना लिख देता हूं, मोल सोल्ट रिएक्टेड। अब यहाँ पे रिएक्टेड लिखो, रिएक्टेंट है तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रिलेशनशिप में, रिएक्टेड नहीं भी लिखोगे तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, तो अपने आप जो भी है वो रिएक्टेड है पूरा का पूरा। इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 5। तो इसके इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला लिखता हूं, मोल ऑफ KMnO4 मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर ऑफ KMnO4। मोल 1 दे रखा है, पर मोल पूछा है, एन फैक्टर 5 है, इसके मोल पूछे हैं मोल सोल्ट के, मल्टी इसका एन फैक्टर 1 है, तो आपका आंसर आ गया, हाउ मेनी मोल ऑफ मोल सोल्ट आर रेंडेड, 5 आपका आंसर आ गया, सिंपल। यस और नो, एबल टू अंडरस्टैंड। तो Fe+2 को तो Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन Fe+3 तो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा नहीं, डायरेक्टली हम फेरिक ले लें तो। अब बताओ, मैं ये फेरस ऑक्सलेट है, ये फेरिक ऑक्सलेट है, दोनों में ऑक्सलेट छुपा हुआ है, Fe+2 लेंगे तो ये +2, ये -2, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो फॉर्मूला ये हो गया। फेरिक ले लूं तो Fe+3 है, ऑक्सलेट पे तो -2 ही है, तो ये 2 आ गया ऑक्सलेट का और 3 आ गया फेरिक का। तो फॉर्मूला कोई भी बच्चा लिख सकता है आयोनिक कंपाउंड में, बचपन से हमें आता है, फेरिक और फेरिक ऑक्सलेट बोलते ही फॉर्मूला कोई भी बच्चा लिख सकता है, सिर्फ लैंग्वेज में बोला जाएगा फेरस ऑक्सलेट एंड फेरिक ऑक्सलेट। दोनों में मैंने बोला दुनिया का कोई भी ऑक्सलेट हो, अगर KMnO4 K2 Cr2O7 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 में कार्बन चला जाता है। और अभी अभी आपने सीखा कि फेरस भी फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहाँ पहले से फेरिक है, कार्बन यहाँ पे +3 है, ऑक्सलेट है, सारी ऑक्सलिक एसिड और दुनिया के हर ऑक्सलेट में कार्बन +3 में होता है, यहाँ +2 में है। तो मैं इसको KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाता हूं, इसको KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाता हूं, KMnO4 एसिडिफाइड मीडियम में है तो चलेगा, एन फैक्टर उसका तो 5 हो गया भाई साहब। बताओ, ये रिएक्ट किया और ये रिएक्ट किया, तो इससे इसका एन फैक्टर क्या होगा और इसका एन फैक्टर क्या होगा KMnO4 की रिएक्शन में, मुझे जरा बताएं। ये बहुत कॉमन आता है, दिस इज वेरी कॉमनली यूज्ड रिडॉक्स रिएक्शन में, हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग में मैंने ये एग्जांपल भी लिए थे, खासकर फेरस ऑक्सलेट का बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, फेरस ऑक्सलेट का बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। बताओ Fe+2 किस में जाएगा, Fe+3 में, और कार्बन किस में जाएगा, CO2 में। +2 से +3 ये एलिमेंट भी ऑक्सीडाइज हुआ, +3 से +4 कार्बन भी ऑक्सीडाइज हुआ। अब इसका एन फैक्टर निकालना आसान है, इसमें 1 आयरन एटम, 2 कार्बन एटम और 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी -2 है और इधर भी -2 है, ऑक्सीलेट में भी, तो ऑक्सीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1 आयरन 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आयरन के नाम के 1, 1 कार्बन +3 से +4 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फेरस ऑक्सलेट में 2 कार्बन है, इसलिए 2 कार्बन का हिसाब किताब से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए,
तो पूरे इस मॉलिक्यूल से कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए? एक आयरन के नाम का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन के नाम के 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के नाम के 0, तो पूरे मॉलिक्यूल के नाम के 1 + 2 + 0 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए? ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए वही रेड्यूसिंग एजेंट का इफेक्टर होता है। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों रिएक्शन में, KMnO4 एसिडिफाइड। बताओ इसमें Fe+3, तो Fe+3 में फर्दर क्या ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन ऑक्सीलेट तो CO2 में चला जाएगा। बताओ इसका इनफैक्टर क्या है बच्चों? मैं इसका इनफैक्टर पूछ रहा हूँ, CO2 का नहीं पूछ रहा। 6 इसका इनफैक्टर कितना होगा? +3 से +4, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 6 कार्बन है इधर। देखो 3 की वजह से 3 × 6, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 कार्बन, पूरा फेरस ऑक्सीलेट यूनिट के लिए 6 कार्बन है तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इनफैक्टर 6 हो जाएगा। ध्यान रखोगे इसको, बहुत कॉमनली क्वेश्चन में यूज होगा। लेकिन दोनों में जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका इनफैक्टर 5 है। एसिडिफाइड मीडियम में इनफैक्टर 5 होता है। गुड, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जल्दी से करना, ये क्वेश्चन पक्का आएगा किसी न किसी एग्जाम में। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, मैं इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय इनफैक्टर की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं फिलहाल। हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सीलेट, मैं क्या करूंगा, फेरस ऑक्सीलेट का फॉर्मूला भी नहीं दूंगा मैं सिर्फ इसका केमिकल नेम बोलूंगा, फेरस ऑक्सीलेट। इसी तो रिडॉक्स रिएक्शन में केमिकल नेम से केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला से केमिकल नेम लिखना सिखाया था। बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई थी, बहुत सारे क्वेश्चन भी थे आपके। वो सारे एसिडिक रेड, सल्फेट, नाइट्रेट किसे बोलते हैं, क्रोमेट, ऑक्सीलेट किसे बोलते हैं, उसी का तो एप्लीकेशन है, और कुछ है ही नहीं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सीलेट are required to completely oxidize itself per mole of potassium dichromate, acidified potassium dichromate। पोटासियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में एन फैक्टर क्या होता है, जल्दी बताओ। 6, वेरी गुड। तो मुझे प्रोडक्ट के बारे में, मुझे एन फैक्टर पता है, तो K2Cr2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेरस ऑक्सीलेट रिड्यूसिंग एजेंट है। बस एक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसका 1 मोल दे रखा है पर मोल मतलब, और इसका मोल पूछा है, तो मैं दोनों के ही इक्विवेलेंट इक्वेट करूंगा। मैं बैलेंसिंग करूं इतनी ज्यादा फिर मोल कॉन्सेप्ट से करूं तो मैं बिल्कुल समझदार नहीं हूं। आई नीड टू सेव टाइम, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करूंगा। जब एन फैक्टर मुझे बिंदास यूज करना आ गया तो क्या करूंगा मैं, इक्विवेलेंट ऑफ reducing agent, equivalence of reducing agent ferrous oxalate is equal to equivalent of oxidizing agent K2Cr2O7। अब इक्विवेलेंट रिलेशन, प्रोडक्ट का मैं कुछ नहीं लिखा क्योंकि कुछ पूछा नहीं है, कुछ दे नहीं रखा। इसका इनफैक्टर एसिडिक मीडियम में 6 याद हो गया होगा अभी तक। तो इसका इनफैक्टर अभी अभी निकाला था 3, क्योंकि ये Fe+2 Fe+3 में और ऑक्सीलेट वाला कार्बन CO2 में चला जाता है, अभी अभी निकाला था, ध्यान रखना। ये वाला इंपॉर्टेंट वन फॉर क्वेश्चंस। तो इसका 1 मोल दे रखा है, तो इक्विवेलेंट की कौन सी रिलेशन यूज करूंगा, मोल मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर। इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 रिएक्टेड इज मोल ऑफ K2 रिएक्टेड मल्टीप्लाइड बाय उसका फैक्टर। मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट रिएक्टेड मल्टीप्लाइड बाय उसका फैक्टर। तो मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट कितने चाहिए पर मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 2। दिस इज योर आंसर। समझ गए ना बच्चों? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस। बताओ H2O2 का एन फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कितना होता है, 2, और रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी कितना होता है, 2। पता है ना आपको? H2O2 ऑक्सीडाइज करके O2 में जाता है तो ये रेड्यूसिंग एजेंट एन फैक्टर 2 हम देख चुके हैं। H2O2 रेड्यूस होके H2O में जाता है
तो ये खुद को रेड्यूस कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी n फैक्टर 2, क्योंकि -1 से 0 ऑक्सीडाइज हुआ, -1 से -2 रेड्यूस हुआ, पर 2 ऑक्सीजन है इसलिए n फैक्टर दोनों में 2 है। मैंने एक नोट लिखवाया था, ऑक्सिलिक एसिड और कोई भी ऑक्सीलेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ CO2 में जाते हैं, कार्बन +3 से +4, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में एक्ट करता है, तो खुद को रिड्यूस करके H2O में ले जाता है n फैक्टर 2 के साथ, चाहे एसिडिक बेसिक कोई भी मीडियम हो। और H2O2 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो खुद को रिड्यूस करके H2O में, और जब रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है तो खुद को ऑक्सीडाइज करके O2 में ले जाता है, n फैक्टर 2 ही होता है इसका। ठीक है, अब मैं जस्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। ये मैंने बताया था ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज 5.6 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ये क्या है? H2O2 सॉल्यूशन के लिए एक नई कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मैं उसको यूज करना चाहता हूं, ये रिलेशन डायरेक्टली मान लो क्वेश्चन में दे रखा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये तो नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये रिलेशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय 11.2। बताओ, जब n फैक्टर 2 होगा तो नॉर्मलिटी क्या होगी H2O की? मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसको मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखोगे तो 5.6 का डबल 11.2 अपने आप आ जाएगा। H2O2 का n फैक्टर 2 यूज किया है मैंने, एक ही बात है, दोनों रिलेशन सोच सकते हो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये मोलरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन करो, what volume of $50 volume H2O2 solution is needed for complete titration of 0.2 molar ferrous sulfate, 0.2 molar 200 ml of 0.2 molar ferrous sulfate aqueous solution। टाइट्रेशन मतलब रिएक्शन करवानी है, तो रिएक्शन किसमें